हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। माई सेल्फ सी अदिति त्यागी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मर्जर्स, एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस। लास्ट पार्ट तक हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13। तो डिस्कस कर लेते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 13 में। लॉन्गिट्यूड लिमिटेड इज़ इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग लैटिट्यूड लिमिटेड ऑन अ शेयर एक्सचेंज बेसिस, यानी कि शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज कर रहे हैं ये दोनों। फॉलोइंग रेलिवेंट डेटा आर अवेलेबल, आप लोगों को दोनों ही कंपनीज़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया है, नंबर ऑफ़ शेयर्स बताए हैं, अर्निंग पर शेयर दी है, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है और आपको बोला है यू नीड टू इग्नोर दी सिनर्जी। सिनर्जी बेनिफिट हमें पता है क्या होता है, वो आपको इग्नोर करके चलना है। You are required to determine the pre-merger market value per share। आपको बताना है कि pre-merger यानी कि मर्जर होने से पहले क्या मार्केट वैल्यू थी पर शेयर। आप कैसे निकाल पाओगे? आप देखो, आपके पास PE रेशियो है। PE रेशियो का मतलब क्या होता है? प्राइस बाय अर्निंग्स। ठीक है, आपको अर्निंग्स भी पता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप लोगों को दिया हुआ है, राइट। आपको जो अर्निंग्स दी हैं वो दी हैं टोटल, राइट, लेकिन आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स भी दिए हुए हैं जिसकी हेल्प से आप अर्निंग पर शेयर भी निकाल सकते हैं। आप अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं। आप अर्निंग पर शेयर निकाल लेंगे और अगर PE रेशियो का जो फॉर्मूला होता है विच इज़ प्राइस बाय अर्निंग्स, उसमें पुट कर दोगे तो क्या निकल के आएगा? प्राइस। दैट प्राइस विल बी मार्केट प्राइस पर शेयर, क्योंकि आपने अर्निंग्स की जो वैल्यू पुट की है दैट इज़ ऑल्सो पर शेयर वाली वैल्यू, राइट। अगर आप यहाँ पे ये टोटल वैल्यू ऑफ द अर्निंग पुट करेंगे इन दिस फॉर्मूला तो आपके पास जो प्राइस निकल के आएगा दैट विल बी द टोटल मार्केट वैल्यू। ठीक है, वो क्या होगी हमारे लिए? टोटल मार्केट वैल्यू। क्लियर? अगर आप उसमें टोटल मार्केट वैल्यू निकाल रहे हो तो आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स दिए हुए हैं, आप बाद में उसको नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड करके मार्केट प्राइस पर शेयर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो लॉन्गिट्यूड लिमिटेड कैन ऑफर विदाउट द डिल्यूशन ऑफ EPS, विदाउट द डिल्यूशन ऑफ MVPS विच इज़ मार्केट वैल्यू पर शेयर। यानी कि आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा एक्सचेंज रेशियो बताना है सो दैट जो लॉन्गिट्यूड लिमिटेड है उसके EPS पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, MPS पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये तो आप लोगों को पहले से आता है सॉल्व करना, राइट। अगर वो चाहता है कि EPS पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आए तो एक्सचेंज रेशियो किसके बेस पे डिसाइड होना चाहिए? ऑफ कोर्स अर्निंग्स के बेस पे। ठीक है, अर्निंग पर शेयर के बेस पे ही आपका अगर एक्सचेंज रेशियो आप डिसाइड कर लोगे तो क्या कोई इम्पैक्ट आएगा अर्निंग्स पे आफ्टर द मर्जर? आंसर इज़ नो। अगर आप मार्केट प्राइस के बेस पर डिसाइड कर लोगे कि आपका एक्सचेंज रेशियो क्या होना चाहिए तो क्या आफ्टर द मर्जर आपके जो मार्केट वैल्यू है, आपकी जो मार्केट वैल्यू है पर शेयर, उस पर कोई इम्पैक्ट आएगा? आंसर इज़ नो। तो ये तो आपको सॉल्व करना आता है, आप कर लेंगे। लिखा है यू नीड टू कैलकुलेट द रेशियोज अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स एंड द अमाउंट एंड नंबर ऑफ शेयर्स अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी कि अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 4 डेसिमल्स तक आंसर देना है या 2 डेसिमल्स तक देना है, आपको वही करके आना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप फिर राउंडिंग ऑफ में कुछ भी करके आ रहे हो, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है 4 डेसिमल पॉइंट्स तक बताओ, आपको 4 डेसिमल पॉइंट्स तक ही बताकर आना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एज सच मर्जर्स एंड एक्विजिशन के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक भी आपने सॉल्व किए हैं और आप आगे भी सॉल्व करोगे, आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि क्वेश्चंस में एज सच कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ न्यू नहीं है, वही पुरानी चीज़ें हैं, वही कॉन्सेप्ट्स हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से पूछे हुए हैं। सिंपली आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, आप क्वेश्चन इंटरप्रेट कर लोगे तो आप इजीली उसे सॉल्व कर पाओगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो उससे पहले इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम द ICI का जो भी सॉल्यूशन उन्होंने दिया हुआ है। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्या दिया है इन्होंने?
आपको बताना था कि प्री मर्जर मार्केट वैल्यू पर शेयर कितनी है। हमने पीई रेशियो के बेस पे निकाल दिया हमारा मार्केट वैल्यू पर शेयर। उन्होंने आपसे पूछा ऐसा एक्सचेंज रेशियो बताओ जिसमें कि ईपीएस डाइल्यूट ना हो, एमपीएस डाइल्यूट ना हो। एमपीएस यू हैव, ईपीएस आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि अर्निंग्स आपको टोटल दी हुई है, नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हुए हैं, आप डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर पे पहुंच सकते हो और उसके बेस पे अपना एक्सचेंज रेशियो डिसाइड कर सकते हो। चेक कर लेना, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 14। P Limited is considering takeover of R Limited by the exchange of 4 new shares in P Limited for every 5 shares held. यानी कि you are giving the exchange ratio of 4:5 to your target company। ठीक है, जो भी टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं आप उनको क्या कह रहे हो कि आपके पास जो टारगेट कंपनी के 5 शेयर्स हैं उनके बदले हम आपको अपनी कंपनी के 4 शेयर्स इशू कर देंगे। दिस मीन्स द एक्सचेंज रेशियो इज़ 4:5। The relevant financial details of the two companies prior to merger announcements are as follows। आपको कुछ फाइनेंशियल डेटा है उसके बारे में बताया हुआ है। विच इज़ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नंबर ऑफ शेयर्स, पीई रेशियो, कॉर्पोरेट टैक्स भी आपको दिया हुआ है 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनीज। एक बात ध्यान से सुन लेना, मार्केट वैल्यू निकालनी है। अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में क्या था, आप देखो आपको पीई रेशियो दी हुई थी, अर्निंग्स भी दी हुई थी, फॉर्मूला में पुट किया, प्राइस निकाला। करेक्ट, करना तो यहाँ पे भी सेम ही है क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, पीई रेशियो दिया है, अर्निंग दी है। बट बहुत ध्यान से देखना, क्या ये अर्निंग पर शेयर है या नहीं, बताओ आप देख के। क्या ये जो अर्निंग आपको दी हुई है क्या ये अर्निंग पर शेयर है? आंसर इज़ नो। पहली चीज़ टोटल अर्निंग दी है। दूसरी चीज़ ये ईपीएस में कन्वर्ट तब होगी जब इसमें से आप टैक्स माइनस कर दोगे, उसके बाद जब आप इसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करोगे देन इट विल बी ईपीएस विच मीन्स द अर्निंग पर शेयर फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। एक बात बताइए, आपने इनकम स्टेटमेंट हज़ारों बार बनाई होगी, उसमें आप करते क्या थे, प्रॉफिट आता था बिफोर टैक्स, ठीक है, तो आप उसमें से पहले टैक्स माइनस करते थे, फिर वो जो बच जाता था हमारा प्रॉफिट या अर्निंग बोलो, कुछ भी बोलो, प्रॉफिट एंड अर्निंग इज़ द सेम थिंग। वो जो आपका प्रॉफिट बच जाता था आप उसे बोलते थे दिस इज़ द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट, यही बोलते थे ना। क्या आपको प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है? आंसर इज़ नो। आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स रेट आपको मेंशन करके दिया हुआ है 30% का, तो आपको वो टैक्स हटाना पड़ेगा। फिर जो अर्निंग होगी दैट विल बी दी अर्निंग फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड आप जब उस टोटल अर्निंग को डिवाइड कर देंगे विद द नंबर ऑफ शेयर्स जो भी आउटस्टैंडिंग हैं, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, अर्निंग पर शेयर। आपको पीई रेशियो तो दिया ही हुआ है उन्होंने, ये रहा पीई रेशियो उन्होंने आपको दिया हुआ है। आप सिंपली पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस बाय अर्निंग। आपसे पूछा क्या है कि आपको बताना है मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ द कंपनी। सोचने वाली बात है, क्या इन्होंने आपसे मार्केट वैल्यू पर शेयर पूछा है या मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी पूछा है? बताइए, मार्केट वैल्यू पूछा है ना, यानी टोटल वैल्यू पूछी है आपसे। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप बनाइए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसा कुछ इसका फाइनेंशियल डेटा देख के लग नहीं रहा कि कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी हैं इस कंपनी में, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किसका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। दैट इज़ व्हाट वी कॉल अर्निंग फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर, जिसे कि हम डिवाइड करेंगे अगर नंबर ऑफ शेयर्स थे तो ईपीएस आ जाएगा। बट हमसे क्या पूछा है, टोटल मार्केट वैल्यू पूछी है, तो हम पीई रेशियो के फॉर्मूला में टोटल अर्निंग्स पुट कर देंगे, बट दैट अर्निंग्स विल बी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, एक चीज़ अगर ये कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया तो ठीक है। आपको अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ है, यू नीड टू डिडक्ट द टैक्स एंड देन आपके पास आएगा the earning which is available for the equity shareholders, and that is what is needed to calculate the market value। ठीक है,
अगर इतना चीज़ समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको अगर टैक्स रेट दिया हुआ है तो आपका दिमाग सिंपली यहाँ पे भी जा सकता था कि ये बिफोर टैक्स आपको दिया हुआ है, तो डेफिनेटली इसमें से टैक्स माइनस करना होगा, इसीलिए दिया है, ठीक है ना। बट ICAI का कुछ पता नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी दे सकते हैं और फिर टैक्स रेट भी दे सकते हैं। इन दैट केस आपको इस टैक्स रेट को इग्नोर करना होगा। तो बेटर यही है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें, ठीक है, सो दैट आप लोगों को एटलीस्ट अगर ICAI इतना मॉडिफाई करे क्वेश्चन, थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन है, बिफोर की जगह आफ्टर लिखना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं, अगर इतना भी अगर वो मॉडिफाई करता है, पूरा जो बेस है आपका वो हिल ना जाए, इसके लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने ज़रूरी हैं। मैंने यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल शेयर होल्डर्स। ओरिजिनल जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, व्हाट डज दैट मीन। वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है, जो आपके शेयर होल्डर्स थे इन दी कंपनी जो एग्जिस्ट करती थी बिफोर दी मर्जर, यानी कि आपकी ये जो इंडिविजुअल कंपनीज़ हैं P लिमिटेड एंड R लिमिटेड, इनकी जो शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, बिफोर दी मर्जर, उनकी वैल्यू पूछ रहे हैं वो आपसे। दैट वैल्यू वो जो पूछी जा रही है आपसे, दैट इज़ आफ्टर दी मर्जर, ठीक है, कि मर्जर जब हो गया उसके बाद आपके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, ठीक है। ओरिजिनल शेयर होल्डर्स की मेंशन किया उन्होंने वर्ड, सो दैट आपको ये चीज़ समझ में आए कि जो वैल्यू पूछी गई है वो आफ्टर दी मर्जर पूछी गई है, ठीक है। अगर आपसे सिंपली मार्केट वैल्यू पूछी गई थी, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता था कि भाई मार्केट प्राइस पर शेयर बताइए, ठीक है, तो आप क्या बता रहे थे, शेयर होल्डर्स की वैल्यू ही तो बता रहे थे। बट इन्होंने मेंशन क्या किया है वर्ड, वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल शेयर होल्डर्स, विच मीन्स कि वो आपसे पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स जो ओरिजिनली थे, यानी कि वैल्यू कौन सी बतानी है, आफ्टर द मर्जर टेक्स प्लेस। अब कैसे निकालेंगे, वैल्यू तो मार्केट वैल्यू ही होती है, इतनी चीज़ तो हमें समझ में आती है, वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू। अभी हमने क्या निकाला कि प्री मर्जर मार्केट वैल्यू कितनी थी, निकाला, राइट। जब प्री मर्जर वैल्यू आपको पता है और कंपनी क्या हो रही है, आपस में कंबाइंड हो रही है, ठीक है। अगर आपको निकालना है मार्केट प्राइस, ठीक है, या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी आफ्टर द मर्जर, तो आप क्या करोगे, दोनों कंपनीज़ की मार्केट वैल्यू को ऐड कर दोगे, ठीक है। अभी आपने क्या निकाला, मार्केट वैल्यू निकाली इंडिविजुअली फॉर PNR लिमिटेड, राइट। आपको सिंपली करना क्या है, आपको कंबाइन करना है दोनों को, आपके पास क्या आ जाएगा, मार्केट वैल्यू जो आपकी मर्ज्ड एंटिटी है उसकी, राइट। आपको बताना क्या है कि इस मर्ज्ड एंटिटी में जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स हैं ऑफ P लिमिटेड एंड R लिमिटेड, उनकी क्या वैल्यू हो गई है, सिंपल। इसके अलावा आपको इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं बताना, ठीक है। अब ये हम निकालेंगे कैसे, देखिए आपको मार्केट वैल्यू पता है ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी, राइट। आपको ये भी पता होगा कि जो मर्ज्ड एंटिटी है उसमें ओरिजिनल शेयर होल्डर्स का क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपको ये भी पता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द कंबाइंड एंटिटी कितनी है। दूसरी चीज़ आपको ये भी पता है कि जो मर्ज्ड एंटिटी है उसमें जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स थे उनका क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है। आपको ऑलरेडी दिया हुआ था कि जो हमारा एक्सचेंज रेशियो है इट इज़ 4:5, ठीक है, ये हमारा एक्सचेंज रेशियो है, ठीक है। देखो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने थे, ऑलरेडी P लिमिटेड में 25 थे, R लिमिटेड में 15 थे, ठीक है। तो ये जो 15 करोड़ शेयर्स हैं इनके बदले हाउ मेनी नंबर ऑफ़ शेयर्स शुड हैव बीन इशूड, ऑफ कोर्स 4:5 का एक्सचेंज रेशियो है, तो कितने शेयर्स इशू किए होंगे, 12 करोड़, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो गए, 25 + 12 विच इज़ 37 करोड़ इज़ दी टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स, ठीक है, जो मर्ज एंटिटी में एग्जिस्ट करते हैं, करेक्ट। अब पॉइंट क्या है कि आपको बताना है, क्या बताना है कि क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है ऑफ दी ओरिजिनल शेयर होल्डर्स, यानी कि ये जो 37 करोड़ के टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं इसमें से कितना परसेंटेज होल्ड करते हैं P लिमिटेड के शेयर होल्डर्स और कितना जो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है
इज़ विद द आर लिमिटेड के ओरिजिनल शेयर होल्डर्स, राइट। अब आप देखो 37 में से 25 करोड़ तो किसके हैं, पी लिमिटेड के, और 12 करोड़ किसके हैं, आर लिमिटेड के। आप निकालिए कितना आ रही है परसेंटेज हमारे पास, 25 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 100 कमिंग आउट टू 67.57% एंड 100 में से माइनस कर दो 67.57 कम्स आउट टू 32.43%। यानी कि मर्ज्ड एंटिटी में आई एम रिपीटिंग इट अगेन, मर्ज्ड एंटिटी में पी लिमिटेड के जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग है 67.57% और आर लिमिटेड के जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है, 32.43%। आपको सिंपली बताना क्या है कि ये जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स हैं इनकी वैल्यू क्या है, आपको कंबाइंड जो मार्केट वैल्यू है वो तो पता चली जाएगी, क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला है, मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ द एंटिटीज। सिनर्जी का कुछ ऐसा इन्होंने मेंशन किया नहीं है कि सिनर्जी का बेनिफिट भी है, तो दोनों की मार्केट वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, ऐड अप हो जाएगी, ठीक है। ऐड कर दोगे, सिंपल उसे ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, परसेंटेजेस से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता चल जाएगा कि ये जो पी लिमिटेड है इसके जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स हैं जो कि मर्ज एंटिटी में 67.57% होल्ड करते हैं, इनकी मार्केट वैल्यू अब कितनी है, और जो आर लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये बात। दोबारा से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि हमने किया क्या है। इन्होंने आपसे पूछा था कि आप बताइए जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स हैं उनकी क्या वैल्यू है, ठीक है, जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स हैं उनकी क्या वैल्यू है इन दी मर्ज्ड एंटिटी, राइट। आपने इतना तो पढ़ा है आपने पहले भी कि मार्केट वैल्यू अगर निकालनी है ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों ही कंपनीज़ जो हमारी एक्वायरर कंपनी है प्लस जो हमारी टारगेट कंपनी है, दोनों ही कंपनीज़ के जो मार्केट वैल्यू हमारे पास अवेलेबल होती है हम उन्हें कंबाइन कर देते हैं। हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी, राइट। आपको क्या बताना है कि वैल्यू क्या है ओरिजिनल शेयर होल्डर्स की, क्या बताना है कि वैल्यू क्या है ओरिजिनल शेयर होल्डर्स की, यानी कि जो पी लिमिटेड में ऑलरेडी शेयर होल्डर्स थे और जो आर लिमिटेड के शेयर होल्डर्स थे उनकी आफ्टर द मर्जर मार्केट वैल्यू कितनी है, यही बताना है ना। आफ्टर मर्जर मार्केट वैल्यू कितनी है वो बताना है आपको, ठीक है। आपके पास टोटल मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, पर आपको ये नहीं पता कि पी लिमिटेड के जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स थे उनको कितनी मार्केट वैल्यू बिलोंग करती है। आपको ये भी नहीं पता कि आर लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स थे उनको कितनी मार्केट वैल्यू बिलोंग करती है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि मर्ज्ड एंटिटी में दोनों ही के जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितना परसेंटेज होल्ड करते हैं, राइट। ये चीज़ जैसे ही आपको पता चल जाएगी, आप सिंपली जो आपकी मार्केट वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस परसेंटेज को और आपके पास निकल के आ जाएगी मार्केट वैल्यू जो कि ओरिजिनल शेयर होल्डर्स को बिलोंग करती होगी, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज़ द प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर। अब पॉइंट क्या है, कायदे से जो आपने वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स निकाली इसमें आपने मार्केट वैल्यू निकाली है, ठीक है। मार्केट वैल्यू निकाली, आप उसे अगर नंबर ऑफ़ शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर आ जाना चाहिए, राइट। बट इन्होंने क्या किया है, जो आपको पीई रेशियो दिया हुआ है ऑफ पी लिमिटेड विच इज़ 12, इसके बेस पे आफ्टर मर्जर वाला प्राइस निकाला है। यानी इन्होंने क्या किया है, अर्निंग्स को कंबाइंड किया है, और उस अर्निंग्स को आपने पुट किया है पीई रेशियो के फॉर्मूला में, तब आपने मार्केट वैल्यू निकाली है एंड देन आप पहुंचेंगे मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन्होंने सिंपली क्या किया है, प्राइस पर शेयर आफ्टर मर्जर निकालने के लिए पीई रेशियो का यूज़ किया है, जो क्वेश्चन में मेंशन करके दी हुई है आपको ऑफ द एक्वायरर कंपनी। इसके बेस पे इन्होंने निकाल दिया है आपका प्राइस पर शेयर आफ्टर द मर्जर, ठीक है। चलिए, वैसे कायदे से इन्हें मेंशन करके देना चाहिए था कि ये पीई रेशियो के बेस पे निकलवाना चाहते हैं, बट नहीं दिया हुआ, सॉल्यूशन इन्होंने इसी तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन शेयर प्राइस ऑफ बोथ द कंपनीज इफ़ द डायरेक्टर्स ऑफ पी लिमिटेड
एक्सपेक्ट देयर ओन प्री मर्जर PE रेशियो टू बी अप्लाई टू दी कंबाइंड अर्निंग्स। अगेन आप अभी निकाल के आए हो मार्केट प्राइस, ठीक है, आफ्टर मर्जर। प्री मर्जर आपको ऑलरेडी पता होगा कितना आ रहा था, क्योंकि आपने फर्स्ट पार्ट में मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ दी कंपनीज निकाली है। नंबर ऑफ शेयर से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर मर्जर। आफ्टर मर्जर आप ऑलरेडी अभी निकाल के आए हो इसी PE रेशियो के बेस पे, इसी PE रेशियो के बेस पे निकाला ना। ऑल्दो इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने सॉल्व इसी तरीके से किया हुआ है। PE रेशियो ही कंटिन्यू कर रहा होगा आफ्टर द मर्जर, कौन सा, एक्वायरर कंपनी वाला। इस बेस पे इन्होंने मार्केट प्राइस पर शेयर निकाला हुआ है। आफ्टर मर्जर को बिफोर मर्जर से कंपेयर करोगे, जो भी गेन या लॉस हो रहा होगा वो आप बता देंगे, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फटाफट से सॉल्यूशन से डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इन्होंने किया क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ गया। अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। अगेन प्राइस अगर आपको निकालना है ऑफ दी शेयर बिफोर मर्जर तो आपको क्या करना पड़ेगा, PE रेशियो के फॉर्मूला में अर्निंग्स जो हैं वो पर शेयर वाली पुट कर दो, तो जो आपका मार्केट प्राइस निकल के आएगा दैट विल ऑल्सो बी पर शेयर वैल्यू। ठीक है, करना क्या था, मार्केट वैल्यू निकालनी थी ऑफ बोथ दी कंपनीज। सिंपली क्या किया इन्होंने, MPS पता है, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया, मार्केट वैल्यू ऑफ बोथ दी कंपनीज आ गई। इंस्टेड आप PE रेशियो के फॉर्मूला में टोटल अर्निंग्स भी पुट कर सकते थे, आपके पास प्राइस निकल के आ जाता। फिर इन्होंने क्या किया है, ओरिजिनल शेयर होल्डर्स की वैल्यू निकालनी थी। सिंपली इन्होंने बोला आफ्टर मर्जर अगर देखा जाए, कंबाइंड करेंगे अगर, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास कितने आ रहे थे, 37 करोड़। दोनों की हमने क्या निकालनी थी, परसेंटेज निकालनी थी। अगर ओरिजिनल शेयर होल्डर्स की वैल्यू पता करनी है, विच मीन्स मार्केट वैल्यू पता करनी है, तो हमें पता है कंबाइंड जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 211.05 करोड़। हमने सिंपली परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास निकल के आ गया क्या, जो ओरिजिनल शेयर होल्डर्स की वैल्यू थी दैट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में इन्होंने बोला था प्राइस पर शेयर निकालो आफ्टर मर्जर। PE रेशियो के बेस पे इन्होंने निकाला है, मैंने आपको बता दिया। PE रेशियो लिया है इन्होंने 12। अर्निंग पर शेयर इन्होंने ली है कंबाइंड। ठीक है, जो कंबाइंड अर्निंग्स होती हैं, EPS निकालना हमें आता है आफ्टर मर्जर। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, MVPS विच इज़ मार्केट वैल्यू पर शेयर। फोर्थ में सिंपली आपको इम्पैक्ट बताना था, आफ्टर मर्जर एंड बिफोर मर्जर का लेके आपको इम्पैक्ट बताना था। सिंपली इन्होंने क्या किया, परसेंटेज के हिसाब से बता दिया है कि कितना परसेंटेज राइज हुआ है या कितना परसेंटेज डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन ईजी लगा होगा, समझ में आ गया होगा। इन केस आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, तो आपको लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में ऑफ द टेलीग्राम एंड द इंस्टाग्राम। आप कहीं पे भी मुझसे कनेक्ट करके डाउट अपना क्लियर करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15। Simple Limited and Dimple Limited are planning to merge. The total value of the companies are dependent on the fluctuating business conditions. The following information is given for the total value debt plus equity structure of each of the two companies. आपको क्या बोला है, बिजनेस की कंडीशंस जो हैं बहुत फ्लक्चुएटिंग हैं। देयर मस्ट बी हाई ग्रोथ, मीडियम ग्रोथ, स्लो ग्रोथ। सभी कंडीशंस में आपको कंपनीज की वैल्यू दी हुई है। वैल्यू में इन्होंने आपको बोला है कि टोटल वैल्यू दी हुई है विच इज़ डेट प्लस इक्विटी। प्रोबेबिलिटी दी है ऑफ ईच ऑफ द कंडीशंस। 0.2% इज़ द चांस कि हाई ग्रोथ हो, मीन्स 60% आर द चांसेस दैट देयर विल बी मीडियम ग्रोथ और 20% आर द चांसेस दैट देयर विल बी स्लो ग्रोथ। आपको तीनों ही कंडीशंस में क्या वैल्यू हो जाएगी ऑफ सिंपल लिमिटेड एंड डिम्पल लिमिटेड दी हुई है। ठीक है, The current debt of Dimple Limited is 65 lakhs and Simple Limited is 460 lakhs. इतना हमें समझ में आ रहा होगा कि हमें ये वैल्यू क्यों दी है। सिंपल सी बात है, किसी भी कंडीशन में क्या डेट की वैल्यू चेंज होती है? आंसर इज़ नो। अगर देयर विल बी हाई ग्रोथ मान लीजिए, तो क्या कंपनी का डेट जो है वो बढ़ जाएगा? आंसर इज़ नो। जितना डेट आपने लिया है उतना ही एग्जिस्ट करता होगा, सिर्फ इक्विटी की वैल्यू होगी जो इम्पैक्ट जिस पे आ रहा होगा। ठीक है, या तो वो इक्विटी की वैल्यू बढ़ रही होगी क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ है, मीडियम ग्रोथ है तो थोड़ी कम ग्रोथ होगी बट होगी, राइट। अगर स्लो ग्रोथ है तो इक्विटी की वैल्यू शायद गिर जाए। ठीक है, यानी जो भी इम्पैक्ट आ रहा होगा
इतना हमें समझ में आता है कि जो भी इम्पैक्ट होगा दैट विल बी ऑन इक्विटी एंड नॉट ऑन द डेट, राइट। इसलिए आपको ये डेट मेंशन करके दिया हुआ है सो दैट आप अपनी टोटल वैल्यू पे जब भी किसी भी कंडीशन का इम्पैक्ट दिखाओ, ठीक है, ये जो प्रोबेबिलिटी आपको दी है ये किस लिए दी है, ताकि आप एक वैल्यू निकाल सको ऑफ दी कंपनी, ठीक है। कैसे निकालोगे वैल्यू? ऑफ कोर्स आपको प्रोबेबिलिटी दी है, 3 आपको कंडीशंस दी हैं कि इस कंडीशन में ये वैल्यू हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, एक एवरेज वैल्यू निकालोगे। एवरेज कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके। तो इन्होंने आपको ऑलरेडी एक डेट की वैल्यू दे दी है कि भाई ये टोटल वैल्यू मेंशन करके हमने दी है, इसमें से एटलीस्ट डेट की वैल्यू हटा दो, क्योंकि आपकी ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनका कोई भी इम्पैक्ट डेट के अमाउंट पे नहीं आएगा। तो आप सिंपली ये डेट की वैल्यू इन वैल्यूज़ में से हटाओ एंड देन आप जो भी इम्पैक्ट शो करना चाहते हो ऑफ द हाई ग्रोथ, मीडियम ग्रोथ, स्लो ग्रोथ, आप वो इम्पैक्ट शो कर दो ऑन दी इक्विटी, ठीक है। You need to calculate the expected value of debt and equity separately for the merged entity। यानी आपको क्या करना है, expected value निकालनी है डेट की, expected value बतानी है इक्विटी की for the merged entity कि अगर ये एंटिटी आपस में मर्ज हो जाती है, ठीक है, अगर ये एंटिटी आपस में मर्ज हो जाती है, क्या वैल्यू होगी ऑफ द डेट और क्या वैल्यू होगी ऑफ द इक्विटी। सिंपली आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, डेट की वैल्यू हटानी है फ्रॉम दिस टोटल वैल्यू और जो इक्विटी है उस पर इम्पैक्ट शो करना है ऑफ दिस कंडीशंस, ठीक है। आपके पास डेट और इक्विटी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आफ्टर मर्जर, ठीक है। ये मैं आपको एक बार फटाफट से सॉल्यूशन से ही दिखा देती हूँ, आपको समझ में बहुत इजीली आ जाएगा कि इन्होंने किया क्या है, ठीक है। एज सच क्वेश्चन में कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन है आपके लिए समझने में। एक छोटा सा पॉइंट भी है इसमें, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। करना क्या है, इन्होंने आपको बोला आप इक्विटी और डेट की वैल्यू बताओ सेपरेटली फॉर द मर्ज्ड एंटिटी, ठीक है। यानी कि आपको करना क्या है, इक्विटी एंड डेट को सिंपल बताना है कि मर्ज्ड एंटिटी में कितना इक्विटी है कितना डेट है। क्लियर? मैंने क्या बोला, डेट प्लस इक्विटी की वैल्यू आपको दी हुई है, ये सिंपल लिमिटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। हो क्या रहा है, देखो आपको डेट प्लस इक्विटी की वैल्यू दी हुई है 820, 550 एंड 410, राइट। आपको डेट की वैल्यू दी हुई है, मैंने आपको क्या बोला, आप अपनी टोटल वैल्यू में से डेट वाला पोर्शन हटा लो, ठीक है, इक्विटी पे इम्पैक्ट शो कर लो, जो भी आपको करना है। तो इन्होंने क्या किया, डेट अलग कर लिया, ठीक है, यानी डेट माइनस किया, तो इनके पास इक्विटी की वैल्यू आ गई। अब इक्विटी की वैल्यू -50 नहीं हो सकती, ठीक है। और इन केस कंपनी में अगर इक्विटी की वैल्यू -50 है, दिस मीन्स देयर इज़ अ इंसॉल्वेंसी रिस्क, ठीक है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकती है। इस वजह से जो डेट की वैल्यू है ना विच इज़ 460 वो कम हो जाएगी, ठीक है। अगर इक्विटी की वैल्यू इन केस -50 आ रही है, दिस क्लियरली मीन्स कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकती है, इसलिए जो डेट रिकॉर्ड करेगी कंपनी दैट विल बी 460 -50 विच मीन्स 410, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि अब अगर स्लो ग्रोथ है तो कंपनी की इक्विटी की वैल्यू होगी 0 और जो डेट की वैल्यू होगी दैट विल बी 410, ठीक है। यानी कि स्लो ग्रोथ में अब हमें जब शो करना है कि क्या वैल्यू है ऑफ द इक्विटी एंड द डेट, तो इक्विटी की वैल्यू हो जाएगी 0 क्योंकि -50 इक्विटी की वैल्यू नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, डेट भी पूरी तरीके से हम पे नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम डेट रिकॉर्ड करेंगे एट 410। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब सिंपल लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें, हाई ग्रोथ, मीडियम ग्रोथ, स्लो ग्रोथ और एक्सपेक्टेड वैल्यू आप निकालो ऑफ द इक्विटी एंड द डेट। प्रोबेबिलिटी हमें पता है, ठीक है। आप सिंपल सी बात है, डेट की वैल्यू चेंज नहीं होगी किसी भी कंडीशन में, ठीक है। आपने जब यहाँ पे हाई ग्रोथ, मीडियम ग्रोथ, स्लो ग्रोथ लिया है तो वैल्यू डेट की सेम ही ली है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है वो 1 होता है, राइट। आप 460 है ये वैल्यू, इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 460 ही आएगा। दिस मीन्स सिंपली डेट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, बट क्योंकि इस क्वेश्चन में डेट की वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पे, ठीक है, स्लो ग्रोथ के केस में, इसलिए इन्होंने अलग से आपको ये 410 शो करके दिखाया है विथ इट्स प्रोबेबिलिटी, राइट। एंड इक्विटी की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने 0 ली है।
सिंपली करना क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। पोर्टफोलियो चैप्टर आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होता है। हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू 450 एंड 126 ऑफ दी इक्विटी, हमारे पास टोटल वैल्यू निकल के आ गई। बात करें अगर डिम्पल लिमिटेड की, तो डिम्पल लिमिटेड के केस में ऐसा कोई केस सिनेरियो नहीं है, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है जिसमें कि जो आपकी इक्विटी की वैल्यू है वो नेगेटिव हो रही है, इसलिए उन्होंने ये वाला जो पार्ट है ना सिर्फ सिंपल लिमिटेड के लिए दिखाया है, डिम्पल लिमिटेड के लिए नहीं दिखाया। अब आप देखो इसमें डेट की वैल्यू अगर आप देखोगे ना इट्स 65, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ इक्विटी की जो वैल्यू है ना उस पर इम्पैक्ट आ रहा है विच इज़ 758, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इन्होंने ये एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट। चलिए, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हमें लिखनी थी मर्ज्ड एंटिटी में सेपरेटली फॉर द इक्विटी एंड द डेट। तो इक्विटी सिंपल लिमिटेड की है 126, हमने यहाँ पे देखा। डेट कितना है 450। डिम्पल लिमिटेड के बारे में बात करें तो इक्विटी थी 758 एंड डिम्पल लिमिटेड में जो डेट था दैट इज़ 65, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा क्वेश्चन था, एज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट था कि इक्विटी की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती एंड क्योंकि इक्विटी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है देयर इज़ एन इंसॉल्वेंसी रिस्क, जिसकी वजह से जो डेट की वैल्यू है वो हम कम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 16। देयर यू गो। चलिए, Yes Limited wants to acquire No Limited and the cash flows of Yes Limited and the merged entity are given below। यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कैश फ्लोज दिए हुए हैं ऑफ Yes Limited and the merged entity means Yes plus No Limited, ठीक है। आपको Yes Limited के भी कैश फ्लोज दिए हैं, merged entity के भी दिए हैं। Earnings would have witnessed 5% growth rate विदाउट मर्जर, यानी कि येस लिमिटेड अगर नो लिमिटेड के साथ मर्ज नहीं होता तो जो कैश फ्लोज हैं उनमें कितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, 5% की कांस्टेंट ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी एंड 6% विद मर्जर ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ ऑपरेशन आफ्टर 5 years इन ईच केस। यानी कि देखो, ये आपको कैश फ्लोज तो दिए ही हुए हैं एवरी ईयर, ठीक है, मर्ज एंटिटी के भी और येस लिमिटेड के भी। बोला क्या कि अगर सिर्फ येस लिमिटेड एग्जिस्ट करती, यानी कि येस लिमिटेड नो लिमिटेड के साथ अगर मर्ज नहीं होती तो ये जो कैश फ्लोज हैं ये 5th ईयर के बाद कांस्टेंट रेट ऑफ 5% पे ग्रो करते। आई होप आप लोगों ने इससे पहले सिक्योरिटी वैल्यूएशन में शेयर वैल्यूएशन वाला पार्ट किया हो, ठीक है। आपको तभी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि वहाँ पे आपने टर्मिनल वैल्यू निकालना सीखा है, कांस्टेंट ग्रोथ क्या होती है वो चीज़ आपको पता होगी अगर आपने वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन वाला चैप्टर किया हुआ है तो, ठीक है। इन केस आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है, मैंने सॉल्व करवाया हुआ है पूरा इन डिटेल, पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, क्वेश्चन के टाइम पे भी डिस्कस किया हुआ है सब कुछ। आप जाके पहले वो देखना, उसके बाद इस क्वेश्चन पे कंटिन्यू करना, अदरवाइज़ आपको समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो मर्ज एंटिटी है, अगर येस लिमिटेड जो है वो मर्ज नहीं होता विद नो लिमिटेड तो कांस्टेंट ग्रोथ रेट कितना था 5% का, बट क्योंकि ये मर्ज हो गया है तो इकोनॉमिक्स ऑफ ऑपरेशन की वजह से जो 5th ईयर के बाद कांस्टेंट ग्रोथ होनी है, ठीक है, दैट विल बी 6%। नाउ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, हमें पता है दिस इज KE, दिस इज G, ठीक है। नेक्स्ट the number of shares outstanding in both the companies before the merger is the same, यानी कि जो number of shares हैं वो क्या है, सेम है and the companies agrees to exchange ratio of 0.5 shares of Yes Limited for each shares of No Limited, यानी कि जो exchange ratio है it is 0.5 for 1 या फिर 1:2 भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये this is the exchange ratio। PV factor at 15% आपको 5 साल का जो PV फैक्टर है वो भी दिया हुआ है मेंशन करके, ठीक है। यानी आपको यही यूज़ करना है, आपको सेपरेटली अपने आप कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ येस लिमिटेड बिफोर एंड आफ्टर मर्जर, यानी आपको सिंपली क्या बताना है कि बिफोर द मर्जर येस लिमिटेड की वैल्यू क्या थी एंड आफ्टर मर्जर येस लिमिटेड की वैल्यू क्या थी। सिंपल है,
कैश फ्लो से वैल्यू निकालनी है, जैसे आप शेयर की वैल्यू निकालते थे ना कैश फ्लोज के बेस पे, ठीक है। शेयर के केस में कैश फ्लोज क्या होते थे, डिविडेंड्स, ठीक है। डिविडेंड को हम क्या करते थे, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते थे यूजिंग दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। इसके अलावा हम देखते थे कि जब कांस्टेंट ग्रोथ हो जाएगी तो उस केस में हम क्या निकालते थे, टर्मिनल वैल्यू निकालते थे, ठीक है। टर्मिनल वैल्यू कैसे निकालते थे हम, ऑफ कोर्स हम क्या करते थे, हम निकालते थे वैल्यू एट दी टर्मिनल पीरियड, ठीक है, एंड देन हम उसे प्रेजेंट वैल्यू करके लेके आते थे एट दी ज़ीरो पीरियड, ठीक है। सो दैट हमें आज क्या वैल्यू है ऑफ दैट शेयर वो पता चल जाता था, राइट। इस क्वेश्चन में आपको कैश फ्लोज सेपरेटली दिए हुए हैं, आपको ग्रोथ भी बताई है ऑफ 5%। आपको क्या करना है, सिंपली ये जो सारे कैश फ्लोज हैं इनकी आज की वैल्यू निकालनी है, यानी इन सब की प्रेजेंट वैल्यू करके लेके आना है ज़ीरो पीरियड पे। ऑल्सो आपको बोला है दैट देयर विल बी अ कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ 5% आफ्टर द एंड ऑफ 5th ईयर, यानी कि 5 साल के बाद आप ग्रोथ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 5th ईयर के एंड पे एक टर्मिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी ऑफ द एंटिटी, एंड देन वो 5th ईयर की वैल्यू होगी, आप उसे लेके आओगे एट दी ज़ीरो पीरियड, कैसे, पीवी करके, राइट। इसके बाद आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। बताया था मैंने आपको कौन सा वीडियो में कि वैल्यू ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ एक्विजिशन मीन्स कि एक्वायर करने के लिए कितनी वैल्यू हमने पे की है, राइट। आपको फर्स्ट पार्ट में मर्ज एंटिटी की वैल्यू पता है, ठीक है। आपको पता है कि उसमें से येस लिमिटेड की वैल्यू कितनी थी, मर्ज लिमिटेड की वैल्यू आपको पता है, उसमें से आपको ये भी पता है कि येस लिमिटेड की कितनी वैल्यू थी, तो जो बची हुई वैल्यू है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द टारगेट कंपनी, राइट, दैट यू हैव पेड टू एक्वायर दैट कंपनी, ठीक है। दैट मीन्स वो जो बची हुई वैल्यू होगी मीन्स वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी में से जब आप माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ द येस लिमिटेड, तो आपके पास क्या आ जाएगी, जो बची हुई वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। क्योंकि आपकी जो वैल्यू आ रही है मर्ज एंटिटी की, राइट, उसमें एक कुछ वैल्यू है येस लिमिटेड की, कुछ वैल्यू है टारगेट लिमिटेड की, राइट। तो जो आपने येस लिमिटेड की वैल्यू निकाल दी तो बची किसकी वैल्यू, नो लिमिटेड की, राइट, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्विजिशन। नेक्स्ट आपसे पूछा है क्या गेन हुआ है टू दी शेयर होल्डर्स ऑफ येस लिमिटेड। सिंपल सी बात है, आपको बिफोर वैल्यू जो बिफोर मर्जर वाली वैल्यू है वो भी पता है, आफ्टर मर्जर वाली वैल्यू भी पता है, आप कंपेयर करोगे आपको पता चल जाएगा, राइट। फटाफट से इसका सॉल्यूशन मैं दिखा देती हूँ आपको। आई होप आप लोगों को टर्मिनल वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट याद है, आपने किया हो शेयर वैल्यूएशन और आपको वो अच्छे से याद आ गया हो कि टर्मिनल वैल्यू से मेरा क्या मतलब था, ठीक है। नहीं समझ में आया, एक बार मैं दिखा देती हूँ क्या बोलना चाह रही हूँ मैं। सिंपली क्या किया इन्होंने, कैश फ्लोज लिए हैं, कैश फ्लोज को पीवी फैक्टर से किया है मल्टीप्लाई टू कैलकुलेट दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू निकाली हमने, ठीक है। इसके अलावा कैश फ्लोज लिए हैं ऑफ दी मर्ज्ड एंटिटी और उनकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, ठीक है। इसके अलावा 5th ईयर के एंड पे, 5th ईयर के एंड पे इन्होंने क्या निकाला है, टर्मिनल वैल्यू निकाली है। टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए क्या यूज़ करना होता है, अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ 5th ईयर तो हमें कैश फ्लो कौन सा चाहिए, एट द एंड ऑफ 6th ईयर, यानी हमें चाहिए कैश फ्लो एट द एंड ऑफ 6th ईयर। इसे हम किससे डिवाइड करते थे, के ई माइनस जी से, ठीक है। के इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जी इज़ द ग्रोथ, ठीक है। अब कैश फ्लो एट द 6th ईयर एंड हमें नहीं पता, बट हमें क्या पता है, कैश फ्लो एट द 5th ईयर, ठीक है, वो हमें पता है। बट 6th ईयर के लिए हमें बताया तो है कि ग्रोथ रेट होगा ऑफ 5% इन केस ऑफ येस लिमिटेड, इन केस ऑफ द मर्ज्ड एंटिटी दैट ग्रोथ रेट इज 6% दिया हुआ है। यानी यहाँ पे सिंपली क्या करना है, कैश फ्लो एट द एंड ऑफ 5th ईयर लेना है जिसमें कि ग्रोथ का इम्पैक्ट दिखाना है, के ई माइनस जी करना है, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी द टर्मिनल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर। बट ये वैल्यू कब की है, 5th ईयर की, हमें कब की वैल्यू चाहिए, ज़ीरो पीरियड की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी भी निकालनी पड़ेगी प्रेजेंट वैल्यू। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली ऑफ द कैश फ्लो एट द एंड ऑफ 5th ईयर। टोटल वैल्यू जब हमें निकालनी है तो सिंपली हमें क्या करना है, ये जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी ऑफ द कैश फ्लोज ऑफ 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर एंड 5th ईयर, उसमें आपको ऐड करनी है द वैल्यू ऑफ द टर्मिनल ईयर जिसका कि हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है यहाँ पे, ठीक है। आपके पास वैल्यू आ जाएगी ऑफ द एंटिटी, ठीक है।
बिफोर मर्जर एंड आफ्टर द मर्जर। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये टर्मिनल वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है ये याद होगा। यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट बताना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। शेयर वैल्यूएशन में जाके देख लेना, अगर 1% भी आपको चीज़ नहीं समझ में आई है ना, वहाँ पे आप सिर्फ वो वाला पार्ट देख लेना। शेयर वैल्यूएशन में हमने डिविडेंड ग्रोथ मॉडल किया होगा, वो वाला पार्ट, सिर्फ वो वाला पार्ट आप जाके देख लेना। पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एक भी पॉइंट आपका मिस आउट नहीं होगा आफ्टर हियरिंग दैट जो पार्ट है वो। ठीक है, चलिए। सिमिलरली इन्होंने मर्ज एंटिटी के लिए भी टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू निकाली और आफ्टर मर्जर जो हमारी वैल्यू आ रही होगी वो इन्होंने निकाल दी। वैल्यू ऑफ एक्विजिशन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया, वैल्यू ऑफ मर्ज एंटिटी हमें पता है, उसमें से हम क्या हटा देंगे, जो वैल्यू है ऑफ द येस लिमिटेड, तो जो बची हुई वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द एक्विजिशन। ठीक है, गेन क्या हुआ टू दी शेयर होल्डर, आपको मर्ज एंटिटी की वैल्यू पता है विच इज़ 5308.47 लाख्स। ठीक है, आपको मर्ज एंटिटी की वैल्यू पता है, आपको क्या बताना है कि येस लिमिटेड के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या बेनिफिट हुआ है, ठीक है, क्या गेन हुआ है। बिफोर मर्जर वाली जो वैल्यू थी वो तो हमें ऑलरेडी पता ही होगी। ठीक है, बिफोर मर्जर जो वैल्यू है वो तो हम अभी निकाल के आए हैं, लेकिन आफ्टर मर्जर ये वाली जो वैल्यू 5308.47 ये जो वैल्यू है दिस इज़ फॉर दी मर्ज एंटिटी, यानी इसमें येस लिमिटेड वाले भी शेयर होल्डर्स हैं, नो लिमिटेड वाले भी शेयर होल्डर्स हैं। यानी आपको क्या करना है, इस वाले पोर्शन में जो वैल्यू है ऑफ येस लिमिटेड वो आपको निकालनी है। राइट, आपको शेयर का जो एक्सचेंज रेशियो था वो दिया हुआ था 0.5:1, यानी कि आपके पास जो येस लिमिटेड है उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास कितना पोर्शन है ऑफ दिस मार्केट वैल्यू, 1:1.5। ठीक है, देखो टोटल कितना है 1.5, इसमें से 1 किसका है, येस लिमिटेड का, 0.5 किसका है, नो लिमिटेड का। ठीक है, यानी कि मर्ज्ड जो एंटिटी है उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें कि आपने जो रेशियो था, ठीक है, वो निकाला था फॉर दी ओरिजिनल शेयर होल्डर्स। ठीक है, आपसे पूछा क्या कि जो येस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं उनको कितना बेनिफिट हुआ, वो बेनिफिट आप किसके बेस पे बताओगे, ऑफ कोर्स ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसी के बेस पे बताना है। अब प्री मर्जर वाली वैल्यू तो हमें पता है, बट ये जो पोस्ट मर्जर वाली वैल्यू है क्या ये पूरी वैल्यू येस लिमिटेड वाले शेयर होल्डर्स की है, आंसर इज़ नो, इसमें तो नो लिमिटेड वाले शेयर होल्डर्स भी हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो येस लिमिटेड वाले शेयर होल्डर्स हैं उनकी वैल्यू इसमें से निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखो ये जो टोटल वैल्यू है 5308.47 दिस बिलोंग्स टू दी 1.5 टोटल शेयर होल्डर्स, क्योंकि 0.5 शेयर्स आप इशू कर रहे हो एक शेयर के बदले। ठीक है, यानी टोटल जो आपकी रेशियो है दिस इज़ 1.5, इसमें से जो 1 पोर्शन है दैट इज़ फॉर दी येस लिमिटेड, बाकी का जो बचा हुआ 0.5 वाला पोर्शन है दैट इज़ फॉर नो लिमिटेड। ठीक है, तो हमें नो लिमिटेड वाला शेयर हटाना है, यानी सिर्फ येस लिमिटेड वाला शेयर इस पोर्शन में से निकालना है, यानी हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे विद 1। ठीक है, ये सेम इन्होंने किया है, इन्होंने मर्ज एंटिटी वाले जो मर्ज एंटिटी की जो वैल्यू है उसमें से जो येस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स हैं सिर्फ उसकी वैल्यू निकाली है। एक बात बस याद रखना, वैसे तो ये बेसिक मैथ है, बट ये जो 0.5:1 हो पाया ना यहाँ पे, जो हमने डायरेक्टली किया है 1 डिवाइडेड बाय 1.5, 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स जो थे ना वो इक्वल थे। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि नंबर ऑफ़ शेयर्स इक्वल हैं। ठीक है, इसलिए जब आप मान लीजिए, देखो 1 लाख शेयर्स थे दोनों ही कंपनीज़ में। ठीक है, 1 लाख शेयर्स थे, इन्होंने क्या बोला, दिस इज़ द एक्वायरर कंपनी, दिस इज़ द टारगेट कंपनी, इन्होंने बोला हम आपको 0.5 शेयर्स देंगे एक शेयर के बदले, तो ऑफकोर्स 50,000 शेयर्स रह गए ना। राइट, दिस मीन्स 1.5 में से 1 पोर्शन रह गया ए के पास, मीन्स एक्वायरर कंपनी के पास, और 0.5 जो था ऑफ 1.5 वो रह गया किसके पास, टारगेट कंपनी के पास। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि दोनों कंपनीज़ में इक्वल नंबर ऑफ़ शेयर्स थे, इसलिए हम ये जो हमारे पास रेशियो थी इससे डायरेक्टली निकाल पाए कि हमें 1 डिवाइडेड बाय 1.5 करना है। ठीक है, वरना आपने देखा था एक क्वेश्चन था जिसमें आपसे वैल्यू ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर्स पूछी गई थी, आपने उसमें रेशियो से डायरेक्टली नहीं निकाला था, आपने पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाले थे, फिर टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स में से देखा था कि जो एक्वायरर कंपनी है
उसका क्या परसेंटेज है ऑफ शेयर होल्डिंग, और जो टारगेट कंपनी है उसका क्या परसेंटेज है। ठीक है, आई होप इतनी सी बात थी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व, विच इज़ द क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, लिखा क्या है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिलेटिंग टू द एक्वायरिंग कंपनी एफिशिएंट लिमिटेड एंड द टारगेट कंपनी हेल्दी लिमिटेड। एफिशिएंट और हेल्थी लिमिटेड दोनों के बारे में आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन बताई है, पीई रेशियो दी है, रिजर्व एंड सरप्लस बताया है, प्रमोटर्स की होल्डिंग बताई है नंबर ऑफ शेयर्स में। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बोथ द कंपनीज हैव डिसाइडेड टू गिव अ फेयर डील टू द शेयर होल्डर्स एंड अकॉर्डिंगली फॉर स्वैप रेशियो द वेट्स आर डिसाइडेड एज 40, 25 एंड 35 रिस्पेक्टिवली फॉर अर्निंग, बुक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपको सिंपली क्या करना होता है, अगर आपको ईपीएस के बेस पे बताना है रेशियो, तो आप क्या करते थे, टारगेट कंपनी का ईपीएस लेते थे, डिवाइड करते थे विद द ईपीएस ऑफ द एक्वायरिंग कंपनी। बट अगर आपको निकालना है एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन दी वेट्स, तो आपको क्या करना होगा, आपको सभी जो वैल्यूज़ हैं, सभी जो रेशियोज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू एंड द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, वो आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे एंड सिंपली जो भी आपको वेट दिया होगा वो आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, प्रोपोर्शनेट एक रेशियो निकल के आएगा, दैट विल बी योर एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, आई होप आप लोगों को फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया होगा कि स्वैप रेशियो किस तरीके से निकलेगा। इसके अलावा यू नीड टू कैलकुलेट दी प्रमोटर्स होल्डिंग का परसेंटेज आफ्टर एक्विजिशन, यानी कि जब मर्जर हो जाएगा उसके बाद प्रमोटर की क्या शेयर होल्डिंग रह जाएगी। पॉइंट क्या है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये वाले जो शेयर्स हैं एग्जिस्ट करते ही होंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, एक्वायरिंग कंपनी के प्रमोटर्स हैं, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये एज इट इज़ कंटिन्यू हो रहे होंगे इन योर मर्ज्ड एंटिटी। बट क्या ये 5 लाख जो शेयर्स हैं विद द प्रमोटर्स बिफोर मर्जर टारगेट कंपनी में हेल्थी लिमिटेड में, क्या ये एग्जिस्ट करेंगे आफ्टर द मर्जर एज इट इज़? आंसर इज़ नो। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे भी एक्सचेंज रेशियो अप्लाई करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो गए हैं और फिर उनमें से जो प्रमोटर्स हैं इनके पास कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। सिंपली आपके पास परसेंटेज निकल के आ जाएगी। यानी आपको क्या करना है, 4.57 एज इट इज़ एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि एक्वायरिंग कंपनी के हैं। टारगेट कंपनी वाले जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए आप क्या करते हो, एक्सचेंज रेशियो के बेस पे उन्हें शेयर्स इशू करते हो। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो 5 लाख शेयर्स हैं इस पे आपको अप्लाई करनी है, आपकी जो भी स्वैप रेशियो आएगी, एक्सचेंज रेशियो आएगी, अप्लाई करना, आपके पास निकल के आएगा टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स विद द प्रमोटर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। दोनों को आप ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास आई जाएंगे, स्वैप रेशियो के बेस पे डिवाइड कर लेंगे, आपके पास आ जाएगी प्रमोटर्स की होल्डिंग परसेंटेज। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज़ द ईपीएस ऑफ एफिशिएंट लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन ऑफ हेल्दी लिमिटेड। के एक्विजिशन के बाद क्या ईपीएस हो जाएगी, यानी आपको बताना है अर्निंग पर शेयर आफ्टर एक्विजिशन। क्या मुश्किल है इसमें, देखो आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है विच इज़ व्हाट, प्राइस। ठीक है, आपको प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी दी हुई है। ठीक है, इससे आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी। ठीक है, जब आप पीई रेशियो में ये प्राइस की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल अर्निंग्स आ जाएंगी दोनों ही कंपनीज़ की। नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको पता है, नंबर ऑफ़ शेयर से आप डिवाइड कर दोगे तो अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सिंपली आपको लेकिन करना क्या है, इसमें आपको बताना है आफ्टर द एक्विजिशन क्या हो जाएगा हमारे पास ईपीएस। ठीक है, यानी कि आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, टोटल अर्निंग्स लेनी पड़ेंगी। यानी ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आपको दिया हुआ है आपको सिंपली ये पीई रेशियो में पुट करना है, आपके पास क्या आ जाएंगी, अर्निंग्स निकल के आएंगी। आप दोनों की जो अर्निंग्स हैं यानी एक्वायरर कंपनी की एंड द टारगेट कंपनी की जो भी अर्निंग्स हैं उसे आप कंबाइन करोगे एंड देन जो आफ्टर एक्विजिशन वाले नंबर ऑफ़ शेयर्स होंगे उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो आफ्टर एक्विजिशन जो नंबर ऑफ़ शेयर्स आएंगे ऑफकोर्स वो स्वैप रेशियो के बेस पे आपको पता होगा कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, आप डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर एंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एफिशिएंट लिमिटेड आफ्टर एक्विजिशन अज्यूमिंग पीई रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि आपसे पूछा है क्या एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस हो जाएगा और क्या आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी आफ्टर द मर्जर अगर पीई रेशियो सेम रहता है तो।
इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको एटलीस्ट इतना तो समझ में आ गया होगा कि आपको इस क्वेश्चन में पीई रेशियो के बेस पे मार्केट वैल्यू पर शेयर निकालनी है और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालनी है, ठीक है। यानी कि पीई रेशियो की हेल्प लेनी है। पीई रेशियो आपको बोला क्या, रिमेन्स अनचेंज्ड। कौन सा कंटिन्यू करेगा पीई रेशियो? ऑफ कोर्स एक्वायरर कंपनी का, ठीक है। यानी कि पीई रेशियो में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अर्निंग्स की, ठीक है। आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है आफ्टर एक्विजिशन, यानी कि आपको अर्निंग पर शेयर भी कौन सा लेना पड़ेगा, आफ्टर एक्विजिशन, जो कि आप अभी सेकंड पार्ट में निकाल के आए हैं, ठीक है। आप अभी सेकंड पार्ट में निकाल के आए हो ना ईपीएस आफ्टर एक्विजिशन। आपको वो वैल्यू पुट करनी है, आपके पास मार्केट वैल्यू पर शेयर आ जाएगी एंड सिंपली नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर एक्विजिशन से जब आप उसे मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि आप अर्निंग पर जो मार्केट वैल्यू पर शेयर आपके पास निकल के आई है, उससे आप नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर द एक्विजिशन जो एग्जिस्ट करते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर मर्जर। लास्टली आपसे पूछा गया है कैलकुलेट फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द मर्ज्ड फर्म, यानी कि जो कंबाइंड एंटिटी है उसका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। अभी आप मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल के आए हो, यानी कि टोटल फर्म की वैल्यू निकाल के अभी बताइए आपने उनको कि आफ्टर एक्विजिशन क्या मार्केट कैप हो जाएगा, ठीक है। आप ऑलरेडी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग परसेंटेज है वो निकाल चुके हो। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी मार्केट वैल्यू जो कि किसके पास है, जनरल पब्लिक के पास है, जनरल पब्लिक के पास है, ठीक है। प्रमोटर्स के पास जो पैसा होता है दैट इज़ प्रमोटर्स होल्डिंग, और बाकी का जो बचा हुआ पैसा होता है दैट इज़ फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन, जो कि मार्केट में फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रीली फ्लोट कर रहा है, मीन्स कोई भी जनरल पब्लिक आके उसे एक्सेस कर पा रही है, ठीक है। यानी वो जनरल पब्लिक का पैसा है। सिंपल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जब हमें निकालनी है, हमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग पता है, ठीक है। टोटल होल्डिंग कितनी होगी, 100%। उसमें से अगर आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग हटा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। इस परसेंटेज से आप टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ऐसी मार्केट कैप आ जाएगी जो कि फ्री फ्लोटिंग होगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फटाफट से सॉल्यूशन से डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे सच कुछ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं पूछा था इसमें, ठीक है। आई होप समझ में भी आ गया होगा आपको ईजीली। दिस इज़ एफिशिएंट एंड हेल्दी लिमिटेड, जिनका कि आपको स्वैप रेशियो निकालना था ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, बुक वैल्यू एंड मार्केट प्राइस। सिंपली जैसे आप रेशियोज़ निकालते थे सिर्फ ईपीएस के बेस पे, सिर्फ बुक वैल्यू के बेस पे, सिर्फ मार्केट प्राइस के बेस पे, पहले वो निकाला, सिंपली परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, आपके पास एक रेशियो निकल के आ गया विच इज़ 0.25 शेयर्स फॉर 1 शेयर हेल्ड, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, आपने यहीं पे इन्होंने निकाल के दे दिया कि कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको इशू करने हैं। टोटल आपके पास जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 10 लाख शेयर्स ऑलरेडी थे इन दी एक्वायरिंग कंपनी, एंड देन जो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपने इशू किए हैं दीज आर 18.75 लाख्स, यानी कि टोटल हो गए 28.75 लाख्स, जिसमें से कि अगर आप देखो 4.57 लाख शेयर्स थे एक्वायरर कंपनी के प्रमोटर्स के पास, और बाकी के जो 5 लाख शेयर्स थे वो थे टारगेट कंपनी के पास। बट टारगेट कंपनी वालों को 5 लाख शेयर्स के बदले 5 लाख शेयर्स तो मिले ही नहीं होंगे। जो टारगेट कंपनी के प्रमोटर्स होंगे उन्हें भी एक्सचेंज रेशियो के बेस पे ही शेयर्स मिले होंगे, यानी 5 लाख को भी मल्टीप्लाई किया इन्होंने विद दी एक्सचेंज रेशियो, दी स्वैप रेशियो। पता चल गया कि उनके प्रमोटर्स के पास कितने शेयर्स इशू हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स पता चल गए जो कि टोटल एक्वायरर कंपनी के प्रमोटर्स के पास हैं और टारगेट कंपनी के प्रमोटर्स के पास हैं। टोटल हमें पता है नंबर ऑफ़ शेयर्स इज़ 28.75 लाख्स, और प्रमोटर के पास कितने हैं वो भी हमें पता है, ठीक है। डिवाइड किया टोटल से कितना आ गया हमारे पास 60%, यानी कि 60% इज़ दी कैपिटल विच इज़ विद दी प्रमोटर्स, ठीक है। यानी कि फ्री फ्लोट अगर आप निकालोगे कितनी आएगी, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन 40% इज़ दी परसेंटेज दैट इज़ दी फ्री फ्लोट, ठीक है। अब आप उसको सिंपली जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रही होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 40% से, आपके पास ऐसी मार्केट कैप आ जाएगी विच इज़ नॉट विद दी प्रमोटर्स, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा था व्हाट इज़ दी अर्निंग पर शेयर आफ्टर एक्विजिशन। तो टोटल आपने अर्निंग्स ले ली, नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको पता है क्या है आफ्टर दी मर्जर, आपके पास निकल के आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा था व्हाट इज़ दी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, पीई रेशियो के बेस पे निकालना था, निकाल दिया इन्होंने। मार्केट कैप निकालनी है तो सिंपली आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स से मल्टीप्लाई करना होता है किसे, एमपीएस को, ठीक है। लास्टली आपसे पूछा था कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगी। अभी आपने निकाला कि टोटल मार्केट कैप कितनी है, इसमें 60% पार्ट तो किसका है, प्रमोटर्स का, बाकी किसका है, फ्री फ्लोट है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे 40% करके निकाल दी वैल्यू ऑफ द फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ योर क्वेश्चन नंबर 18। अभिमान लिमिटेड is a subsidiary of Janam Limited and is acquiring Swabhiman Limited, which is also a subsidiary of Janam Limited. The following information is given, जिसमें कि आपको प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग है परसेंटेज दिया हुआ है, शेयर कैपिटल बताया है, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस बताए हैं, पेड अप वैल्यू भी दी हुई है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप बताया है, पीई रेशियो दिया हुआ है। आपको सिंपली बोला है जस्टिस करना चाहते हैं, इसलिए बुक वैल्यू, अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस को ये वेट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वाइल कैलकुलेटिंग दी स्वैप रेशियो। सबसे पहला सवाल ही इन्होंने आपसे पूछा है व्हाट इज़ दी स्वैप रेशियो। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है, द बुक वैल्यू, अर्निंग पर शेयर एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ स्वाभिमान लिमिटेड assuming PE ratio of Abhiman Limited remains the same and all the assets and liabilities of Swabhiman Limited are taken over at book value। अभिमान लिमिटेड की PE रेशियो कंटिन्यू करेगी। आपको सिंपली बुक वैल्यू, अर्निंग पर शेयर एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकालना है। ये स्वाभिमान लिमिटेड नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान लिमिटेड इज़ टारगेट कंपनी। आपसे जो चीज़ें पूछी गई हैं वो आफ्टर एक्विजिशन वाली पूछी गई हैं और आफ्टर एक्विजिशन अभिमान लिमिटेड ही एग्जिस्ट करती होगी, तो दिस मस्ट बी अभिमान लिमिटेड। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आपसे अगर क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया तो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व होने में एज सच आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इन केस आपको कोई भी डाउट होगा तो आप डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। क्वेश्चन में एज सच कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कुछ न्यू नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 इज़ ऑल्सो सेम एज दी क्वेश्चन नंबर 18। एज सच कुछ मुझे तो न्यू नहीं दिख रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आप एक बार खुद से अटैम्प्ट करेंगे, आपसे सॉल्व इजीली हो जाएगा। बिल्कुल सेम है एज क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 20 एंड आई गेस, चलिए तो इस क्वेश्चन में तो चलो थोड़ा कुछ न्यू है, बट स्टिल क्वेश्चन नंबर 19 तक आप इजीली अब सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 20, इससे हम डिस्कस करेंगे इन दी नेक्स्ट पार्ट। ठीक है ना, आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत इजी लग रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही होगी। ठीक है ना, आप इजीली बहुत अच्छे से चीज़ें समझ पा रहे होंगे और सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आई, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।